चलिए तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति के हमारे चौथे चैप्टर भारत के विदेश संबंध के बारे में, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में। तो इसका जो पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या रहे। तो भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत रहे हैं जिसमें से पहला है गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइड मूवमेंट, ठीक है। दूसरा पंचशील सिद्धांत। तीसरा साम्राज्यवाद और रंगभेद का विरोध। चौथा पड़ोसी पहले की नीति, नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है। तो गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय पे ना ही तो अमेरिका ना सोवियत संघ, दो में से किसी भी गुट में शामिल ना होना, ये गुटनिरपेक्षता है। और भारत की अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति होना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पंचशील सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ये 1954 में भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर समझौता हुआ था। जैसे एक दूसरे की अखंडता का सम्मान और हस्तक्षेप का, ठीक है। तो ये पंचशील सिद्धांत था। तो उस समय पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और चाइना के चाउ एन लाई, जिनके बीच ये संधि या एक तरीके से सिद्धांत पे हस्ताक्षर हुए थे। अगली अगर हम बात करें साम्राज्यवाद और रंगभेद का विरोध, तो भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद और दक्षिण अफ्रीकी अफ्रीका जैसे देशों में होने वाले नस्ली भेदभाव का कड़ा विरोध किया है। चौथा पड़ोसी पहले की नीति। तो भारत ने जो है वर्तमान में भारत की प्राथमिकता अपने पड़ोसियों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध और सहायता प्रदान करने की रही है। अगर हम अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलें तो भारत और चीन संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमने जो है फर्स्ट बुक में भी पढ़ा था। तो इसका जो छोटी ना होकर के जो मेन-मेन चीज़ें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो 1962 का युद्ध, सीमा विवाद और तिब्बत के मुद्दे के कारण 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, जिसमें भारत को सैन्य नुकसान पहुँचा, ठीक है? तो सीमा विवाद जिसमें कि नेफा और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा तिब्बत के मुद्दे तो हमने जो है दलाई लामा को शरण दी थी, वो भी एक कारण बना। वर्तमान विवाद का क्या मुद्दा रहा है? 2020 से 2026 तक तो गलवान घाटी के बाद से संबंधों में भारी तनाव है और 2026 की ताज़ा स्थिति के अनुसार पूर्वी लद्दाख में सैन्य जो है पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पूर्ण सामान्य स्थिति अभी नहीं आई है। मतलब जो सेना है वो पीछे तो हट रही है पूर्वी लद्दाख से, लेकिन सामान्य स्थिति अभी भी नहीं है। अगर हम अगले टॉपिक की तरफ चलें तो भारत और पाकिस्तान संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य रूप से 4 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1947 से 48 में कश्मीर को लेकर के, ठीक है? ये हमारा पहला संघर्ष था पाकिस्तान के साथ। दूसरा 1965 में पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हुआ और ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है? उसके बाद 1971 में बांग्लादेश के संकट के समय पे तो भारत की जीत हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और शिमला समझौता हुआ 1972 में। फिर 1999 में कारगिल युद्ध, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा। फिर उसके बाद वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ, तो सीमा पार आतंकवाद के कारण भारत ने पाकिस्तान से बातचीत बंद कर रखी है और 2026 में कश्मीर में छिटपुट आतंकी घटनाओं के कारण तनाव अभी भी बना हुआ है। आगे अगर हम अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलें, तो वो है भारत की परमाणु नीति, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। परमाणु परीक्षण की अगर हम बात करें तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में इस्माइलिंग बुद्धा और दूसरा 1998 में पोखरण में किया, ठीक है। तो हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं? हम बात करते हैं नो फर्स्ट यूज़ की। तो भारत भारत की नीति है कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो वह विनाशकारी जवाबी कार्रवाई करेगा। वर्तमान सरकार ने इस पॉलिसी पर ये बोला है कि हम इस पे जो है अभी क्या करेंगे और जो है मंत्रणा करेंगे और इसको चेंज भी किया जा सकता है, हाल के वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। शांतिपूर्ण उपयोग, तो भारत परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने और चिकित्सा जैसे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करने का समर्थक है।
अगले अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, रूस और अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं, भारत के संबंध कैसे रहे हैं, ठीक है? तो पहले रूस की बात करें तो भारत का पुराना और विश्वसनीय मित्र है रूस। भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। सॉरी। तो अमेरिका वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सामरिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत और अमेरिका अब बहुत करीब आ गए हैं। अगर हम अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलें तो वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है कि भाई गुटनिरपेक्षता जब लाए थे उस समय पे तो क्या था, शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो क्या वर्तमान समय में इसकी कोई प्रासंगिकता है या नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुई थी, ताकि नव स्वतंत्र देशों या नव स्वतंत्र देश दो महाशक्तियों के गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चला सके। ठीक है, किनसे दूर रह के? महाशक्तियों से दूर रह के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को चला सके। ठीक है, तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठे, लेकिन आज के बहुध्रुवीय विश्व में इसकी भूमिका और बढ़ गई है। अब किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज के बहुध्रुवीय विश्व में इसकी भूमिका बढ़ी है? पहली, प्रासंगिकता के मुख्य बिंदु, आर्गुमेंट फॉर रेलेवेंस। तो पहला क्या है? स्वतंत्र स्वतंत्र विदेश नीति का संरक्षण। तो आज भी दुनिया में महाशक्तियों के बीच खींचातानी जारी है। गुटनिरपेक्षता छोटे और विकासशील देशों को किसी एक गुट का पिछलग्गू बनने की बजाय अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देती है। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेवेंस है। ठीक है, प्रासंगिकता है इसकी। दूसरी अगर हम बात करें, तीसरी दुनिया की आवाज। ठीक है, तो नैम दुनिया के लगभग 120 विकासशील देशों का मंच है, और यह संगठन यूएन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की समस्याओं जैसे गरीबी, कर्ज, व्यापारिक असमानता को मजबूती से उठाता है। तीसरी प्रासंगिकता किस प्रकार से हम कह सकते हैं नाम की? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसकी मांग रखते हैं, जो है मांग रखी जाती है किसके जरिए? गुटनिरपेक्षता के जरिए, नैम के जरिए। तो वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में अमीर और गरीब देशों के बीच खाई बढ़ रही है। नैम एक ऐसी न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की मांग मांग करता है जहां विकासशील देशों के संसाधन का शोषण ना हो और उन्हें वैश्विक व्यापार में बराबर का हक मिले। ठीक है, अगर हम आगे चले चौथी प्रासंगिकता की, तो विश्व शांति और सुरक्षा। आज जब दुनिया रूस यूक्रेन संघर्ष या मध्य पूर्व के तनाव के कारण दो ध्रुवों में बंटती दिख रही है, तो नैम देश के मध्यस्थता और शांतिपूर्ण बातचीत का विकल्प पेश करते हैं। ठीक है, मतलब जो नैम देश हैं, जो नॉन अलाइव मूवमेंट में जो देश है या गुटनिरपेक्षता में शामिल जो देश हैं, वो इनके बीच मध्यस्थता की बात करते हैं। यह सैन्य संगठनों का विरोध कर युद्ध की संभावना को कम करता है। आगे अगर हम देखें, वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी समस्याओं से कोई एक देश अकेले नहीं लड़ सकता। तो नैम इन चुनौतियों या इन जो है साझा चुनौतियों के लिए सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसलिए भी नैम प्रासंगिक है, गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है। अगली अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग, तो नैम के जो देश हैं वो लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और इसके लोकतांत्रिकरण की मांग कर रहे हैं, ताकि भारत जैसे उभरते देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है, तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? तो हम देखें तो गुटनिरपेक्षता केवल गुटों से दूर रहने की नीति नहीं है, बल्कि यह विश्व के लोकतांत्रिकरण की एक सक्रिय नीति है। जब दुनिया में असमानता, साम्राज्यवाद और संघर्ष मौजूद है, तब तक नैम जैसे मंच की प्रासंगिकता बनी रहेगी। जब तक असमानता मौजूद है, ठीक है, साम्राज्यवाद जैसी जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, जो कि लगभग खत्म है, तब तक जो है नैम जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता बनी रहेगी। भारत के लिए यह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन है।
इस चीज़ का रणनीतिक स्वायत्ता को बरकरार रखने का, बनाए रखने का सबसे बड़ा साधन है। तो ये हमारा चौथा चैप्टर हुआ और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हुए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका जो आखिरी क्वेश्चन के बेसिस पे अगर जिसकी हमने बात की कि जो है वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। और इसमें अगर हम पहली चीज़ की बात करें कि भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व कौन से हैं या मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।